वेलकम बैक टू पूजा भाटिया क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं। जो कुछ भी आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में या यूट्यूब चैनल्स या कोई भी अपनी पेड क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं, क्योंकि रिविजन हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी लॉन्ग टर्म तक हम लोग भी बुक्स नहीं उठाएंगे तो हम भी सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसी के साथ अच्छा खासा ज्ञान देने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पूजा भाटिया क्लासेस के सोशल साइंस सेगमेंट के अंदर क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया कर रहे थे। ठीक है, कुछ टाइम से इससे रिलेटेड वीडियो नहीं आई, बट आई नो कि हम लोगों के एक या दो टॉपिक इस चैप्टर के रहते हैं जो हम अब और आगे आने वाली एक दो और वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद वील एक्सप्लोर द न्यू चैप्टर्स फाइनली। ओके, सो मूविंग ऑन, हम लोग कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी रिविजिट कीजिए, उन्हें पढ़िए अच्छे से, और काफी अच्छे से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दी गई है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सिविल डिसोबीडियंस क्या था ये तो आप कर चुके हैं। सो व्हाट दिस मूवमेंट वाज, वो व्हाट का आंसर आपके पास पहले से ही है। आप लोग जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने अराउंड 1930 शुरू करवा दी थी, वो भी अप्रैल में। और जिस टाइम सॉल्ट मार्च कंप्लीट हो गया था, सॉल्ट सत्याग्रह कंप्लीट हो गया था, उसी सॉल्ट सत्याग्रह के बाद उसी दिन अप्रैल में 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम शॉर्ट में सीडीएम कहते हैं, वो लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो यानी कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें सब कुछ होगा, वी नीड टू बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, वी नीड टू बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, वी नीड नॉट लिसन टू देम, उनके रूल्स नहीं मानने हैं, और इस बार तो रूल तोड़ने हैं। जो पहले गांधी जी मना करते थे, इस बार उन्होंने खुद ने कहा कि रूल्स तोड़ो। रूल्स तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को मारना पीटना मर्डर करना स्टार्ट कर दो, चोरियां शुरू कर दो। रूल तोड़ने का ये मतलब है कि जो अनजस्टिफाइड पैसा और जो अनजस्टिफाइड काम ब्रिटिश हमसे डिमांड करते हैं वो उन्हें ना दिया जाए। तो हम आगे भी समझेंगे कि सीडीएम में क्या क्या हुआ। तो ये क्या था वो टॉपिक तो आप कर चुके हो पहले ही। क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बीच क्या क्या हुआ। मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहूंगी, और जो लोग पहले से इन वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें तो मालूम ही है कि जो भी कंटेंट यहां पर लिखा जाता है मोर और लेस वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर का ही है, इवन द लैंग्वेज। ठीक है, कंटेंट तो एनसीईआरटी है, फुल्ली एनसीईआरटी 100%, बट हाँ लैंग्वेज कभी कभार में कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस इजी टोन में लिख देती हूँ। तो बेनिफिट ये है कि आपको ऑब्वियसली एनसीईआरटी के लैंग्वेज के थ्रू होना चाहिए, पूरा थरली आपको वो अच्छे से दिमाग में बैठी होनी चाहिए। रीजन बीइंग, किसी भी लाइन को उठाकर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उसी वजह से एनसीईआरटी की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो समझना है। तो आइए आगे समझते हैं। व्हाट हैपेंड का टॉपिक अभी हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो सीडीएम मूवमेंट था, अब आप देख रहे हो ना 1930 के अंदर ये मूवमेंट आया है और हमारा इंडिपेंडेंस 1940s में है। दैट मीन्स ये मूवमेंट भी कभी ना कभी फेल हुआ होगा, तो इसका फेलियर भी हमें पढ़ना है। फेलियर की वजहें थी, ठीक है, वो वजह भी हम सारी देखेंगे। यहां पर सीडीएम होगा खत्म, बट ये फेलियर काफी लंबा टॉपिक है, काफी लंबा। ठीक है, तो यहां पर आज हमें जो टॉपिक करना है वो है व्हाट हैपेंड अंडर सीडीएम मूवमेंट। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हम पर अनजस्टिफाइड लॉज और ऐसे लॉज ऐसे टैक्सेस हम पर इंपोज करते थे जो ब्रिटिश को नहीं करने चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो ये लैंड, ये एरिया, यहाँ के रिसोर्सेज सब कुछ इंडियंस को बिलोंग करते हैं, बट ब्रिटिश यहाँ आकर उन पे अपना ही टैक्स लगाकर इंडियन से टैक्स वसूल रहे थे। अनजस्टिफाइड हो गया, राइट। तो यही चीज सीडीएम का एक मेन मोटिव था कि ऐसे लॉज, ऐसे टैक्सेस, ऐसी डिमांड्स जो ब्रिटिश हमसे करते हैं अननेसेसरी वाली, उन्हें हमें बॉयकॉट करना है और रूल को तोड़ना है। तो सबसे पहला रूल जो तोड़ा था वो तो भैया सॉल्ट सत्याग्रह का ही था। खुद इंडियंस ने अपना सॉल्ट बनाया और उसे मुफ्त में या इजी टर्म्स, इजी रेट्स पर लोगों में बांट दिया, जो कि ब्रिटिश जिसके लिए टैक्स लगाया करती थी। ये कहा जाता था कि ब्रिटिश के अलावा इंडिया में और कोई सॉल्ट नहीं बनाएगा, तो पूरा अपना कंट्रोल बना चुके थे काफी सारी चीजों पर। तो आगे देख लेते हैं यहां पर क्या हुआ। thousands of people broke laws
like that of salt around the country. तो ये जो मूवमेंट था ये आग की तरह पूरी कंट्री में फैल गया और लोग जो थे वो धीरे धीरे लॉ को तोड़ने लगे. प्रोटेस्ट वर डेमोन्स्ट्रेटेड in front of salt factories. तो क्या कहा गया कि सॉल्ट फैक्ट्रीज जहां पर सॉल्ट बनता है जो कि ब्रिटिश के अंडर हैं, उन फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए ही इंडियन एम्प्लॉयज ने मना कर दिया, वर्कर्स ने मना कर दिया. साथ ही साथ वो लोग धरने पे भी बैठ गए. यानी कि अगर ब्रिटिश कहीं और से भी काम करवाना चाहेंगे तो भी वो काम आसानी से हो नहीं पाएगा. और कुछ चीजें तो ओल्ड वाली थी ही. ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस were boycotted. Foreign clothes or goods was boycotted. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे थे, मैं सिर्फ एक क्लॉथ की बात कर रही हूं, बट और भी चीजें जो भी बाहर से आ रहा है उसको वो लोग बॉयकॉट कर रहे थे. प्लेन. लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. तो लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, यानी कि उनकी एंट्रेंस में हिंड्रेंस पैदा की गई. ये आप पॉइंट्स देख सकते हो. 5 कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन्हें आप जरूर प्लीज नोट कर लीजिए अपने पास. और नोट नहीं करना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट यार. और काफी इजी पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक 2-2 लाइन के ही हैं, ज्यादा लंबे नहीं हैं. Peasants refused to pay taxes. अब ऑब्वियसली लॉ तोड़ने हैं तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि भैया हम तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं देंगे. वैसे भी जो ब्रिटिश थे वो इंडियन फार्मर्स, इंडियन टेनेंट वाले फार्मर्स के लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे. वो सिर्फ उनसे बदले में पैसा मांगते थे, टैक्स चार्ज करते थे, वो भी बहुत हाई रेट. यहां तक कि अगर बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, फिर भी ब्रिटिश जो थे वो इंडियन फार्मर्स की हेल्प नहीं करते थे, सिर्फ उनसे पैसे लेते थे. जबकि इंडिया के फार्मर्स क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ब्रिटिश का कोई अधिकार होना नहीं चाहिए था. बट फिर भी उनके सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स चलाने के लिए, अपने पास पैसा जमा करने के लिए वो पीजेंट्स के ऊपर अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाते थे. ठीक है, तो टैक्सेस मना कर दिए. चौकीदारी टैक्स, यानी कि जो पास में एक पुलिस स्टेशन होता था वहां का जो चौकीदार यानी कि पुलिस वगैरह हैं, ठीक है, वो लोग भी टैक्स लेते थे. तो ये जो चौकीदारी टैक्स है ये पुलिस वालों ने अपना निकाला हुआ था. पीजेंट्स ने, गांव के लोगों ने वो भी देने से इनकार कर दिया कि हम आपको ये भी प्रोवाइड नहीं करेंगे. और भी जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे. विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन्ड, यानी कि गांव के अंदर जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम, ऐसे ऐसे सिस्टम्स जो चल रहे थे, उसमें ऑब्वियसली जो एक लोअर पोजीशन होती थी उस पर किसी ना किसी इंडियन को बिठा दिया जाता था. क्यों? क्योंकि एक इंडियन जो है वो लोगों के बीच में रहता है, वो इंडियंस को जानता है, उसे हिंदी में अच्छे से बात करनी आती है, या फिर लोकल लैंग्वेज, अगर सपोज कोई और गांव है जहां पर भोजपुरी, बंगाली, असमीज, मराठी, मलयालम, तमिल कुछ भी बोला जाता है, तो वो वहां के लोगों को समझा सकता था अपनी भाषा में कि भैया इतना पैसा देना है. तो ऐसे लोगों को ब्रिटिश ने रखा हुआ था. अब उस टाइम पे ब्रिटिश उनको पैसा देती थी तो पैसे के लिए लोग काम भी कर रहे थे. बट जब से गांधी जी आए और उनके मूवमेंट्स और सत्याग्रह सिस्टम चालू हुआ, लोग जो थे वो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस में काम करने के लिए मना कर रहे थे.
ठीक है, वो खुद को रेजिस्ट करते थे कि हमें ऐसी जगह पर काम नहीं करना है जो हमारे भले के लिए कभी सोचती ही ना हो, हमारे लोगों को इल ट्रीट करती हो। तो विलेज के जो ऑफिशियल थे, जमींदार वगैरह कुछ भी किसी भी पोजीशन पर हो, उन्होंने भी अपनी जॉब्स छोड़ दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन मैनी रीजन्स people also violated forest laws, that is entering reserved areas. रिजर्व्ड एरियाज आपको मालूम है, आपको याद हो अगर असम प्लांटेशन में क्या हुआ था, तो वहां पर एक लॉ इनैक्ट किया गया था ब्रिटिश द्वारा, एंड ब्रिटिश आस्क्ड इंडियंस, स्पेसिफिकली द ट्राइबल्स और द विलेज पीपल हु यूज्ड टू लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन, दे वेकेटेड दैट एरिया को खाली कराया, पीपल वर मूव्ड आउट फ्रॉम दैट जोन, दैट रीजन, एंड दैट एंटायर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब वहां पर जो जंगल थे, उन जंगलों को काट कर, आफ्टर डिफॉरेस्टेटिंग द एंटायर रीजन, ब्रिटिश यूज्ड टू यूज दैट एरिया, दैट लैंड फॉर द प्लांटेशंस। तो प्लांटेशन करने के लिए वो उन लोगों को उनकी जगह से निकाल चुके थे, उनकी एंट्रीज भी बैन थी। तो ऐसे फॉरेस्ट जहां पर ब्रिटिश अपनी मर्जी का सामान उगा रहे हैं जो उनके यूज में आए, वो एरियाज हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। क्योंकि रिजर्व्ड क्यों? क्योंकि वहां पर एंट्री करना बैन था, जो एंट्री करता था उसे सजा मिलती थी, जेल होती थी। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोई परवाह नहीं की, इस बार वो लोग जेल में जाने को भी रेडी थे। दे स्टार्टेड टू एंटर दी फॉरेस्ट। ये आप देख सकते हो यहीं पर। तो बहुत सारे रीजन्स जहां पर जंगल हैं, जहां पर ये लॉ इनैक्टेड था, वहां के लोगों ने ये वाला लॉ भी तोड़ दिया। तो मैंने आपको यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स लिखवाए हैं, और ये पॉइंट्स किस चीज के लिए कि व्हाट वाज हैपनिंग अंडर सीडीएम, या आप एक तरीके से बोल सकते हो हाउ वाज सीडीएम इनैक्टेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कैसे सीडीएम किया जा रहा था, ये उसका आंसर था। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसके बाद चीज होती है भैया, वो ये है कि आगे क्या हुआ। ये तो बात हो गई सीडीएम की। सीडीएम फेल भी हुआ, लेकिन फेलियर एज आई हैव टोल्ड यू विल बी डन इन द नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो लेक्चर। तो क्योंकि लंबा खासा, अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, दैट्स वाई। तो यहां पर हम अब क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक चीज कर रहे हैं कि सीडीएम के बाद क्या हुआ। बड़ी ट्विस्टिंग स्टोरी है सीडीएम की। तो सीडीएम बेटा जो मूवमेंट है ना, ये 2 बार लॉन्च किया गया है। एक तो 1930 जो स्टोरी आपने पढ़ ली, ठीक है, और दूसरा 1931 में भी है। ठीक है, तो 2 बार लॉन्च किया गया। इसको कहते हैं हम सीडीएम 1, इसको हम रीलॉन्च भी बोलते हैं, या आप सीडीएम पार्ट 2 भी कह सकते हो, सीडीएम 2.0। ठीक है जी, तो ये 2 बार लॉन्च किया गया। अब ऐसा क्यों यार, एक ही सेम मूवमेंट, कोई चेंज नहीं था उसमें। अब ऐसा क्यों, एक ही मूवमेंट है जो चल रहा है, तो भाई उसको चलने दो ना, 2 बार क्यों लॉन्च किया। तो ये जो बीच की स्टोरी है, यहां से यहां तक की, वो मैं आपको एक बार बताने वाली हूं। तो स्टोरी में होता क्या है, अब जो सीडीएम मूवमेंट था, ये एनसीएम से भी ज्यादा घातक हुआ। बहुत अच्छा मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि एनसीएम तो नया नया था, उस टाइम पर लोगों को इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था सत्याग्रह का। लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं था गांधी जी कौन है। बहुत से लोगों को डाउट भी होता था गांधी जी पर, या उनके आइडियाज पर, उनके आइडियोलॉजीज एंड थॉट प्रोसेस पर। लेकिन सीडीएम के टाइम तक, एनसीएम में तो पूरी ब्रिटिश हिल गई थी ना, तो सीडीएम के टाइम तक लोगों को जो है भरोसा ज्यादा होने लगा। अब वो जो ज्यादा भरोसा है, वो सीडीएम के टाइम काम आया गांधी जी के, क्योंकि इस बार ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिश को नुकसान भी डबल अमाउंट में हुआ। समझ रहे हो? और ये वो वाला टाइम भी है बेटा जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे थे। 1929, 1923 अलग अलग कंट्रीज में इश्यूज हुए, देन वर्ल्ड वाइड इश्यूज हुए, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज फेल हो गया,
तो ये सारी कहानी तो आपको मालूम ही है। एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल हो रहे थे ड्रास्टिकली, डिमांड बहुत कम हो चुकी थी मार्केट में, डिमांड थी लेकिन पैसे ही नहीं थे लोगों के पास, ना कुछ बनाने के ना खरीदने के। तो सीडीएम के अंदर ज्यादा नुकसान हो रहा था ब्रिटिश को, इसीलिए ब्रिटिश हो गई क्रूअल, ब्रूटल, और लोगों को लगी पीटने। अब लोगों को वो मार रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ गांधी जी को भी अरेस्ट किया। उन्होंने ये सोचा कि छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट करने से बेटर है बड़े लोगों को अरेस्ट करो, क्योंकि बड़े बड़े लीडर अरेस्ट हो जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं इनका मोरल डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन जीरो हो जाएगी, इनको भी डर लगेगा कि अगर बड़ा नेता पकड़ा जा सकता है तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। बस यही बात सोच के उन्होंने बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अभी आप बच्चों में से बहुतों को डाउट आ रहा होगा कि पहले फिर बड़े लीडर को क्यों अरेस्ट नहीं किया था। वो इसीलिए क्योंकि पहले के मूवमेंट में लॉ नहीं तोड़ा जा रहा था, इसलिए उन लोगों के पास कोई राइट नहीं था अरेस्ट करने का, पुलिस वेरिफिकेशंस एंड पुलिस कस्टडीज में किसी को भी लेके जाने का। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सीडीएम में लॉ तोड़े जा रहे हैं, लॉ ब्रेकिंग करी जा रही है। तो लॉ ब्रेकिंग करी जा रही है, दैट मीन्स कि ब्रिटिश के पास फ्री हैंड है, अब वो तो अरेस्ट करेंगी। तो उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी और भी बड़े बड़े लीडर्स अरेस्ट हुए। कई लोगों को तो काला पानी की सजा हो गई। काला पानी इज व्हाट, वहां का पानी काला नहीं है, अंडमान एंड निकोबार में वहां एक जेल है उसका नाम है काला पानी। वो सबसे खतरनाक जेल इसलिए क्योंकि अंडमान पहुंचना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जैसे बाकी जेल में चांस होता है ना, तोड़ के भाग गए या लोग मिलने आ रहे हैं, या कम से कम चलो मन में तसल्ली है कि अच्छा बंदा इस जेल में है। अंडमान इतनी समुद्र पार करके जाना पड़ता है तो हर कोई पहुंच नहीं सकता, तो लोग ये मान बैठते थे कि यार तो बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो वो काला पानी की सजा इस वजह से काफी घातक भी है। और अंदर पुलिस कस्टडी वगैरह जो पुलिस का ट्रीटमेंट है वो तो अलग है ही है, ठीक है। तो भाई काला पानी की सजाएं भी हुई लोगों को, लोग जेल भी गए, बाहर लोग तो थोड़े से पगला गए। सीडीएम हो रहा है और गांधी जी अरेस्ट हो गए, बाप रे, ऊपर से बड़े बड़े और लीडर अरेस्ट कर लिए। धीरे धीरे मूवमेंट वायलेंट भी होता चला गया। अब क्या हुआ, अब जो है इरविन, जो कि उस टाइम का दी देन वॉइसरॉय था, उसे एक आइडिया सूझा कि क्यों ना ये जो बदलती सिचुएशन है इसे मैं कंट्रोल में ले लूं। तो वो गांधी जी से मिलने गया। उसे पता था जब तक गांधी जी अंदर रहेंगे लोग बाहर वायलेंस कम नहीं करेंगे। तो उसने गांधी जी से कहा, देखिए मैं आपके लिए एक ऑफर ले आया हूं, बाहर ना वायलेंस शुरू हो गया है और मैं जानता हूं आपको वो पसंद नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि वायलेंस कंट्रोल हो जाए, हम लोगों को अरेस्ट ना करें, हम उनको ना पीटें, तो आप मेरी बात मान लो। इरविन ने फिर आगे अपनी शर्तें रखी। उसने कहा, देखो मैं बड़े बड़े लीडर्स को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी दो कंडीशन है। नंबर 1, सीडीएम इसी वक्त बंद करवा दो। नंबर 2, हमने इतनी बार कांग्रेस को इंग्लैंड मिलने बुलाया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट वाली फेल हो गई थी, कोई नहीं आया, आप उस मीटिंग में चले जाओ। आप चले जाओगे, आपके पीछे बाकी लोग भी आ जाएंगे और सब शांत हो जाएंगे। अब गांधी जी को यह लगा कि लोग अगर बाहर वायलेंस कर रहे हैं और वायलेंस की सजा तो ज्यादा होती है, और ब्रिटिश पीटने पे आएंगे तो वो तो बहुत नुकसान कर देंगे, लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा। यहां तक कि अगर वायलेंस इतना बढ़ गया तो इंडियंस एंड ब्रिटिश आपस में जंग करने लगेंगे, जो कि जीतना इतना आसान नहीं हो पाएगा। तो बस गांधी जी ने यही सोचकर एक पैक्ट, एक अग्रीमेंट साइन कर लिया इरविन के साथ, जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट के चलते गांधी जी को सीडीएम बंद करना था। दूसरा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी गांधी जी को, ये गांधी जी की ड्यूटीज थी। और इरविन को क्या करना था, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स।
बस इतना सा काम दिया था उसे कि भाई तू जेल से बड़े बड़े लीडर्स को निकाल दे। कौन कौन से लीडर अरेस्ट हुए थे? गांधी जी थे, नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये सभी लोग अरेस्ट हुए थे। ये कुछ नाम हैं, ओनली फ्यू नेम्स हैं, और भी लोग थे जो अरेस्ट हुए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सिस्टम। यहां पर गांधी जी को दो चीजें करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, कहां? इंग्लैंड जाके, लंदन जाके अटेंड करनी है मीटिंग, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सीडीएम को बंद कराना है। गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, उन्हें लगा कि इससे वायलेंस खत्म हो जाएगा, वैसे भी सीडीएम वायलेंट हो रहा है, तो यानी कि वो अपना मोटिव तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, तो बेटर इज कि लोगों की जान बचाई जाए। वो अग्री हो गए, उन्होंने बोला ठीक है कॉन्फ्रेंस में चला जाऊंगा, लेकिन देखो कॉन्फ्रेंस में इंडिया के बेनिफिट की बात होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, सीडीएम बंद कर दूंगा, वैसे ही वायलेंट हो रहा है वो, और आपको इन लोगों को छोड़ना है, और भी जितने लोगों को पकड़ा सबको छोड़ दो। जिन्होंने वायलेंस किया है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे थे और आपको चीजें बताकर कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करने का कोई मकसद नहीं है, तो उन्हें छोड़ दीजिए। ये हो गया गांधी इरविन पैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट, 3 मार्कर क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। डेट इंपॉर्टेंट है यहां गांधी इरविन पैक्ट की, इट वॉज 5 मार्च 1931, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट साइन हो रहे हैं, सारी सिचुएशंस यहां पर क्लियर हैं। सीधी सीधी बात थी, गांधी जी को विड्रॉ करना था, कर दिया। कब किया? 5 मार्च 1931। तो पहली वाली मूवमेंट कब से कब तक चली? अप्रैल 1930 से मार्च 1931 तक। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना था, चले गए। कब गए? 1931 में, ईयर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और इनको छोड़ने थे कैदी, बट जब गांधी जी वापस आए इंडिया में तो उन्होंने देखा कि किसी भी कैदी को छोड़ा नहीं है, यानी कि इरविन क्या कर गया? ही प्लेड, गांधी जी वो गेम खेल गया, उसने झूठ बोला है। बस यही चीज का गुस्सा आगे निकला, लोगों को भी गुस्सा आया, गांधी जी को बेवकूफ बनाया उसने, तो सीडीएम को रीलॉन्च कर दिया गया 1931 में। 1931 में सीडीएम को रीलॉन्च कर दिया गया, दिस वाज सीडीएम 2.0। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है, ये कहानी इतनी ही है। आप लोगों ने देख लिया, यहां पर गांधी इरविन पैक्ट पढ़ाया गया है और सीडीएम मूवमेंट पढ़ाया गया है। लास्ट और फाइनल लेक्चर में लास्ट टॉपिक रहेगा जो कि होगा सीडीएम का फेलियर एंड इस चैप्टर का कंक्लूजन एंड वाइंड अप, ठीक है। तो आप लोग अटेंड करना ना भूलें, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब भी करते रहिए। इफ यू पीपल फेस एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दिस सेक्शन, प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशंस दैट वी हैव। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं तो वो भी ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट वाले हैं, पेपर में रिकरिंग क्वेश्चंस हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं, so you can visit that, revise from there rather than learning, just try to understand the story, okay, and with this revise कीजिए and अच्छे से पढ़िए, all the best।